हेलो बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। लेकिन आज एक काम करेंगे, हम लोग काम क्या करेंगे कि सॉलिड स्टेट के एक एक टॉपिक को हम लोग ना लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। पहले मेरी बात आप सारे बच्चे समझिएगा कि जब भी मैं लाइन बाय लाइन बोलूंगा मतलब आप कह सकते हो कि भैया सॉलिड का एक एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी से। सारे बच्चों को मैं पहले कुछ चीजें बता दूं जो इंपॉर्टेंट भी है कि सॉलिड स्टेट में जो हमने नोट्स में पढ़ा था ना, अगर जो बच्चे वो पढ़े हुए हैं तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बट जो नहीं पढ़े प्लीज वो वाली वीडियो भी देखो, सो दैट आपको हर एक चीज क्लियर हो। हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि सॉलिड के बारे में बेसिक चीजें तो शायद आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो प्लीज मुझे बता दिया करो भाई, मैं थोड़ी सी हेल्प भी कर दूंगा आपकी कि सॉलिड के बारे में आपको बता दूं। जैसे सॉलिड के बारे में अगर आप बेसिक चीज जानो तो सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है भैया, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वेरी लेस, ठीक है। तो ये लेस होता है, अगर लेस है तो भैया खुद सोचो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो बहुत हाई होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस लेस होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वेरी हाई होगा। नेक्स्ट टाइम आता है इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जनरली क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब कहीं भागते नहीं, एक ही जगह रहेंगे, दौड़े उड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये एटम मॉलिक्यूल या में से कोई भी है जो उनका क्या होता है, फिक्स पोजीशन होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे, ठीक है। अब ये जनरली क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल या रिजिड। जनरली ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल या रिजिड। अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन मतलब अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बेसिस पे दो हिस्सों में बढ़ भी गए। कौन कौन, एक थे अमरफस, एक थे अमरफस और दूसरे क्रिस्टलाइन। दूसरे क्या थे, क्रिस्टलाइन, ठीक है। तो हम ये टर्म्स तो जरूर यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, एमरफस और क्रिस्टलाइन में। देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमरफस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल पार्टिकल। जो मैं बोला था वही सेम टू सेम यहाँ पे यूज किया है। अब अगर बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल जिसका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप हो। याद रखिएगा इनका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। और ये ऑर्डर्ड होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं 3 डायमेंशन में। अगर इनका आप पैटर्न देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, ये बहुत दूर तक कहीं मतलब इनमें मिस अरेंजमेंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो ऑर्डर होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, मतलब इनका रेगुलर पैटर्न रिपीट होता रहेगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लीजिए, क्वार्ट्ज का एग्जांपल, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है। ग्लास, रबर और प्लास्टिक्स ये जो होते हैं ये अमरफस सॉलिड के एग्जांपल। अब अमरफस का मतलब क्या होता है, अमरफस का मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। जनरली इसका मतलब होता है नो फॉर्म। तो यानी इनके जो अरेंजमेंट है वो हम कह सकते हैं भैया सही तरीके से अरेंज ना हो। तो देखिए टर्म भी वही सारी चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि द टर्म एमरफस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एमरफस मींस मीनिंग नो फॉर्म, मतलब इनके कोई फॉर्म ना हो। इनका जो अरेंजमेंट होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो रिपीटेटिव पैटर्न अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत देर तक नहीं मिलेगा आपको, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब इनका रिपीटिंग जो पैटर्न है वो थोड़ी ही देर के लिए आपको दिखेगा। और रेगुलर पैटर्न का जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड हो जाएगा, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अब आप इन दोनों डायग्राम में देखिए, ये वाला डायग्राम जो है वो क्रिस्टलाइन का है और ये किसका है, अमरफस का। देखिए कहीं से फॉलो हो रहा है, फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो ये किसका है, पहला वाला तो क्रिस्टलाइन का है और दूसरा वाला किसका है, अमरफस का है, ठीक है। अब हम बात करें अगर स्ट्रक्चर की तो देखिए ये जैसा लिक्विड का स्ट्रक्चर होता है लगभग लगभग उसके जैसा होता है, लेकिन हाँ मैं सेम नहीं कह सकता, यहाँ लिख तो दिया सेम बट भैया सेम नहीं होगा, ये आपको याद रहना, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है बच्चों, इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है शार्प यानी फिक्स होती है। बट अगर मैं बात करूं एमरफस की तो एमरफस सॉलिड की जो होती है वो शार्प नहीं होती है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भैया इनका एकदम फिक्स हो, ये हो सकता है ज्यादा भी हो कम भी हो, मतलब 100-200 अगर मान लो है मेल्टिंग पॉइंट तो 200 से 210 के बीच में, 220 के बीच में ऐसे होता है, रेंज में होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉलिडिटी के बेसिस पे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड तो भैया ट्रू सॉलिड होता है, बट अमरफस सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है फ्लो होने की, और उसी को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड या सीडो सॉलिड भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? अच्छा कई बच्चे पूछ रहे हैं सर ऐसा कौन सा एग्जांपल है, तो भैया आप अपने घरों में देखो, गांव में जाओ तो शीशे की जो खिड़कियां लगी होती है ना, कुछ दिन तक तो बढ़िया है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा कि नीचे वाला जो लेयर है वो धीरे धीरे होता है मोटा, खूब मोटा होता है, खूब मोटा, लेकिन ऊपर वाला लेयर हो जाएगा एकदम पतला, एकदम पतला सा, ठीक है। तो भैया अगर नीचे वाला लेयर मोटा है ऊपर वाला पतला है तो यानी हुआ क्या होगा, ऊपर से सारे फ्लो होते रहेंगे, सब फ्लो होते रहेंगे तो मोटा हो गया होगा पहले से,
ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं वो अमरफस सॉलिड के लिए हैं कि भैया ये फ्लो होते हैं। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनिसोट्रॉपिक, ये चीजें मैंने आपको नोट्स में बहुत अच्छे से समझाया, तो यहां पर भी मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे ये देखिए डायग्राम बहुत अच्छा बना हुआ है, अगर आप वर्टिकली देख रहे हैं तो आपको सिर्फ कौन सा ये ब्लू वाला पार्टिकल दिख रहा है, लेकिन आप अगर इस तरह से डायगोनली देख रहे हैं तो आपको देखिए कौन कौन से पार्टिकल दिख रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक बार रेड पार्टिकल, एक बार ब्लू पार्टिकल, ठीक है, फिर एक बार रेड पार्टिकल, फिर एक बार ब्लू पार्टिकल, रेड ब्लू, तो यानी अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होने लगती हैं, अलग अलग। बट अमरफस में ऐसा कुछ नहीं होता भैया, वो जिस भी डायरेक्शन में जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर डायरेक्शन में वो क्या होगा, सेम ही होगा। वो भाई साहब कैमरा गिर गया, मुझे लग रहा था। ठीक है, तो ये बातें सबको समझ में आ रही है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एनाइसोट्रॉपिक हो गया, ये भी हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिफरेंस। ठीक है, सारे बच्चे डिफरेंस जो अभी हमने बोला ना उसको अगर आप समझ लिए होंगे शायद आपको डिफरेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। डिफरेंस में ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए पहले शेप की बात, तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहले हमने बोल दिया कि डेफिनेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अरे ये क्यों लिखा क्यों नहीं रहा यार, ठीक है। फिर अमरफस की बात करें तो ये क्या होता है, इर्रेगुलर शेप। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो ये तो भैया इनका क्या होता है, शार्प होता है, बट इसका क्या होता है, ओवर अ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर तक रहेगा। ठीक है, सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई, ओके। हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, देखिए मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्ट होता है एट शार्प टेम्परेचर। ठीक है, ये किसी भी रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है, पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं। क्लीवेज प्रॉपर्टी, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को बच्चों आप याद रखिएगा, अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को ना कट करते हैं तो इनका जो सरफेस होता है ना वो बिल्कुल क्लीन होता है, प्लेन होता है। आप ये बोल सकते हैं क्लीन होगा, प्लेन सरफेस होगा, बट ये चीजें ना अमरफस में नहीं हो पाएगा। अमरफस में क्या होता है, बिल्कुल रफ सरफेस, मतलब जैसे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वैसे यहाँ पे दिखने ही नहीं वाला है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट होता है क्रिस्टलाइन के केस में, बट अमरफस के केस में बिल्कुल उल्टा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे नियम बदल गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं एनाइसोट्रॉपिक, तो पहले ही आपको डिस्कस करके बता चुका हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होगा, बट अमरफस आइसोट्रॉपिक। हर डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड होते हैं, बट ये ट्रू सॉलिड होते हैं नहीं, सीडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, बट इसका क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। ठीक है, इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई, ओके। अब हम आते हैं थोड़ा सा ऊपर। देखिए क्रिस्टलाइन और अमरफस के अलावा हमें एक और चीज पढ़ना है कि भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें, ठीक है, तो कौन कौन से बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया, तो सारे बच्चे पढ़िएगा। बट बिफोर दैट एक छोटा सा टर्म दिया है, मैं चाह रहा हूं ये भी आपको बता ही दूं, अच्छा टर्म दिया हुआ है, बोला हुआ बिसाइड क्रिस्टलाइन अमरफस सॉलिड देयर आर सम सॉलिड्स व्हिच अपीयर अमरफस बट हैव अ माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऐसे भी कुछ क्रिस्टलाइन और अमरफस के अलावा भी कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो दिखते कैसे हैं, अमरफस जैसे, बट उनके अंदर क्रिस्टलाइन, छोटे छोटे क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स के नीचे दिखते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये आप छोटा सा पॉइंट है, हो सकता है कभी बोर्ड में पूछ ही ले, इसलिए पढ़ लीजिएगा क्या जाता है उसमें। ठीक है, फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए जब भी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जनरली ना ये कुछ हिस्सों में बढ़ गए। मैं थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। देखिए हम डायरेक्टली आते हैं ना यहाँ पे, ये हमारा काम आसान कर देगा। पूछिए क्यों, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स पहले से दे दिए। हमने बात किया किसके, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड बच्चों तीन हिस्सों में बढ़ गए, कौन कौन, नॉन पोलर, फिर पोलर, फिर उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसके बाद किसमें, हाइड्रोजन में। एक मिनट रुक जाए, मैं पेन यूज शायद मुझे लग रहा है मैं सही कर नहीं पा रहा हूं, चल रहा ओके। तो ये तीन हिस्सों में बढ़ गए। अब मैं बात करूं अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आज ही मैं एक नया स्टाइलिश पेन लिया हूं, बट मुझे लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है सही से। ओके, अगर मैं पूछूं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, तो आपको याद रखना है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, डिस्पर्जन फोर्स हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। अब ये चीजें बिल्कुल ऐसे सीधे में कर दो ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, ये इतनी चीजें शायद सबको समझ में आ गई, ओके। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म पे कि भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता चलेगा, एग्जांपल भी बता देते। देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स पहले से दिए हुए हैं, ये है आर्गन क्लोर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो नॉन पोलर में आएगा।
H2I2CO2 ये सब नॉन पोलर में है, लेकिन HClSO2 ये किस में आ जाएगा? HClSO2 किस में आएगा? आपको सोच के बताइए। HClSO2 आ जाएगा पोलर में, और H2O हो गया, ठीक है, ये किस में आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड में। तो शायद इतनी चीजें सभी को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल नेचर, भैया कौन हार्ड होता है कौन सॉफ्ट होता है? तो देखिए ये जो टर्म है नॉन पोलर वो सॉफ्ट होते हैं, ये भी होते हैं सॉफ्ट, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता भैया, वो तो होता है हार्ड। ठीक है, ये बातें शायद आप सारे बच्चे समझ गए। अब हम बात करें अगर इंसुलेटर की, तो याद रखिए तीनों के तीनों मतलब कंडक्टिविटी में तीनों के तीनों क्या होंगे? इंसुलेटर। कोई पूछे मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखिएगा तीनों की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? कम। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आप कंपेयर करना चाहोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों में, जैसे नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड की थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट नेक्स्ट टर्म हमारा आता है आयनिक सॉलिड। देखिए आयनिक सॉलिड हमसे क्या कहता है? आयनिक सॉलिड ये कहता है भैया कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या उसी को कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स तो आपको साफ साफ दिख रहा है, जितने भी आयनिक कंपाउंड है चिपका दो, लेकिन हर को मत चिपकाना यार, जो लगता है कि ठीक ठाक आप देखे हो स्ट्रक्चर पहले से पढ़े हो उसी को रखना। तो NaCl, ZnS, CF2MgO इन सबको हम रख सकते हैं। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं नेचर, पता है, ये हार्ड भी होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं नेचर। फिर नेक्स्ट टर्म आता है कि क्या ये गुड कंडक्टर होते हैं? नहीं। पहली चीज सॉलिड स्टेट में तो ये कंडक्टर होंगे नहीं, ये होंगे इंसुलेटर। ठीक है, हाँ अगर मॉल्टन वॉल्टन में कर लो, एक्वस में कर लो तो अलग टर्म है, बट क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तब तो उसके बारे में बात करेंगे ना। तो सॉलिड स्टेट में तो भैया बैड कंडक्टर होंगे। हाँ अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट की मैं बात करूं तो ये होता है हाई। क्या होता है? हाई होता है। अब मेटेलिक सॉलिड की मैं बात करूं तो देखिए मेटेलिक सॉलिड कहां पे होता है? पॉजिटिव आयंस, जैसे पॉजिटिव आयंस है इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिव आयन खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये टर्म्स किनके लिए है? मेटेलिक सॉलिड के लिए। इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर एग्जांपल्स, तो ये सारे एग्जांपल्स आप चिपका सकते हैं। ये हार्ड होते हैं, मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं, ये है मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल। कंडक्टर डेफिनेटली भैया मेटेलिक सॉलिड ही कंडक्टर हो सकते हैं और कोई नहीं होगा। ठीक है, फैन ऑन कर दो। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद जो हम लोग टर्म्स पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टर्म हमारा वो है कोवेलेंट सॉलिड। तो देखिए कोवेलेंट सॉलिड क्या बोलता है? कोवेलेंट सॉलिड ये बोलता है कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? एटम्स। ठीक है, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, इनके बीच में कोई पूछ ले बॉन्डिंग कैसा है तो आप बताइएगा कोवेलेंट बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग होगी? कोवेलेंट बॉन्डिंग। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कि भैया कोई आपसे पूछ ले एग्जांपल, तो एग्जांपल से सारे आप चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा ये सबके सब होते हैं हार्ड। मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक सॉलिड का भैया हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सॉलिड मेटेलिक सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल की इधर दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट और अ लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बट कोवेलेंट सॉलिड में ज्यादातर की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट इसकी भी क्या होती है? ज्यादा ही होती है। ठीक है, लेकिन इन सब में कंपेयर करोगे तो ग्रेफाइट की थोड़ी सी कम होती है। हाँ ये ग्रेफाइट सॉफ्ट भी होता है, ये याद रखना है हमको। ठीक है, सबके सब कोवेलेंट सॉलिड वाले इंसुलेटर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है कंडक्टर। तो होपफुल इतनी चीजें तो सारे बच्चों को समझ में आई गई होंगी। अब हम लोग आते हैं क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। देखिए क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल हमसे क्या कहता है? पहले तो सारे बच्चों को एक बात समझना है कि एज अ घर ही हम समझे तो ज्यादा अच्छा है कि घर जो हमारा ना वो क्रिस्टल लैटिस है। खुद ढेर सारे 3D व्यू में पूरा बन के तैयार हो गया। तो वैसे ही अगर 3D व्यू में, मेरी बात समझिएगा, अगर 3D व्यू में क्या हो, हमारा पूरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाए? अरेंज हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ भी जानी चाहिए कि अगर 3D व्यू में हमारा क्या तैयार हो जाए? पूरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। अब अगर कोई हमसे ये बोले कि भैया 3D व्यू तो ठीक था, बट आप हमको ये बताइए कि क्रिस्टल लैटिस में होता क्या क्या? तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्रिस्टल लैटिस में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद रखना जरूरी है। जैसे हर पॉइंट जो लैटिस में होता है उसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट होता है लैटिस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। अरे यार एक तो ये कैमरा धोखा दे रहा है, सॉरी, जस्ट अ सेकंड बेटा, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है लैटिस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिसाइड। अगर मैं बात करूं क्रिस्टल लैटिस की, तो जो भी पॉइंट होता है क्रिस्टल लैटिस पे उसको आप एटम बोल सकते हो, मॉलिक्यूल बोल सकते हो, आयंस बोल सकते हो। ठीक है, ये बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं किसी को आप उसको लैटिस पॉइंट बोल दिया आपका काम हो गया। लैटिस पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होता है, ज्वाइन होते होते भैया पूरा एक ज्योमेट्री बना के तैयार करता है, सीधी सी बात है।
अब हमसे कोई ये बात बोल दे कि भैया ये बताइए, ये क्रिस्टल लैटिस तक तो ठीक था, लेकिन ओरिजिनली बन क्या रहा है? देखिए, ओरिजिनली जो क्रिस्टल लैटिस बन रहा है वो किसके हेल्प से बन रहा है? एटम्स के हेल्प से। और उस क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा जनरली जानते क्या कहलाता है? कहलाता है वो यूनिट सेल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भैया इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाएगा? छोटा सा हिस्सा कहलाएगा यूनिट सेल। ये पूरा जो आपको रेडिश एरिया दिख रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट सेल। अब सारे बच्चों को याद रखना है कि ये यूनिट सेल जनरली इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? 3 साइड। ठीक है, कौन कौन से साइड भैया? एक ये, एक ये, एक ये, ABC नाम से दे दिया है, और अल्फा बीटा गामा। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, देखिए अगर ये A और B के बीच में है तो उसको आप अल्फा मत बोलिएगा, B और C के बीच में तो उसको बीटा मत बोलिएगा, और A और C के बीच में तो उसको गामा मत बोलिएगा। बस बाकी कुछ भी भर सकते हैं। तो मैं आपको खुद सजेशन देने वाला हूं, A और C को बोल देते हैं बीटा क्योंकि इसमें B नहीं है, B और C को बोल देते हैं अल्फा क्योंकि इसमें A नहीं है, और A और किसको? B को हम लोग बोल देते हैं गामा क्योंकि इसमें C नहीं है। देखो, C के लिए गामा, B के लिए बीटा और A के लिए अल्फा समझना शायद आपको ज्यादा आसान लगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट सेल को और हिस्सों में बांटा गया। कैसे कैसे? 2 कैटेगरीज में। कौन कौन से कैटेगरी है भैया? एक थे प्रिमिटिव, एक थे सेंटर्ड यूनिट सेल। ये शायद सारे बच्चों को याद भी है, बट मैं अभी फिर भी आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पे बच्चों? कॉर्नर्स पे। ठीक है, कहाँ पे हो? कॉर्नर्स पे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो अगर कॉर्नर के अलावा भी कहीं और एटम हो जाए, मतलब किसी भी सेंटर पे हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए साफ साफ इसलिए इसको टर्म्स में दिया हुआ है कि आपको समझ में आ जाए कि जब भी यूनिट सेल कॉर्नर्स पे तो हो ही, लेकिन किसी और जगह पे हो अदर देन कॉर्नर, वो सेंटर एरिया हो किसी का भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर यूनिट सेल। जनरली इसके लिए 3 टर्म्स बनाए गए हैं। कौन कौन? एक था बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, एक है बॉडी सेंटर्ड हमारा, अब ये फिर नहीं लिखा रहा है यार। अच्छा, पूरा लिखा गया तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया क्या? एक था बॉडी सेंटर्ड, एक था फेस सेंटर्ड, और एक था एंड सेंटर्ड। ठीक है, जब बॉडी सेंटर्ड की मैं बात करूं तो जैसे आपको मान लो एक यूनिट सेल दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सेंटर, पूरे क्यूब के सेंटर पे अगर कोई एटम रखा हो उसको बॉडी सेंटर्ड बोल देंगे। ठीक है, कॉर्नर पे होना चाहिए। फेस सेंटर्ड, तो ये एक फेस दिख रहा है, 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 ये सामने वाला फेस दिख रहा है, ये आगे वाला फेस दिख रहा है। तो अगर इस तरह से होगा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे? फेस सेंटर्ड। ओवरऑल देखो मैंने 6 फेसेस पे रख दी, उनके सेंटर पे होना चाहिए। एंड सेंटर कोई भी आप एक एरिया ले लो, जैसे आप ऊपर वाला अगर आप एक एटम रख रहे हो यहाँ पे ऊपर वाले एरिया पे, तो मैं ये कह रहा हूँ नीचे भी रख दो सेंटर एरिया पे, तो ये क्या कहलाता है? एंड सेंटर। ये बातें शायद सारे बच्चों को समझ में आ गई। अब जनरली ये बोला गया है कि भैया प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के और क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं। तो मेरी बात समझिएगा, प्रिमिटिव की मैं बात कर रहा हूं और कोई टर्म्स मैंने नहीं यूज किया। प्रिमिटिव यूनिट सेल के जो हिस्से हो सकते हैं वो जनरली 7 हो सकते हैं। कौन कौन? एक हो सकता है क्यूबिक हमारा, एक हो सकता है हमारा टेट्रागोनल, एक हो सकता है ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो अब इसमें हमको याद क्या क्या रखना है? पहले तो वेरिएशंस कि भैया क्यूबिक में क्या क्या बन सकता है, तो उसमें बन सकता है प्रिमिटिव बॉडी फेस, टेट्रागोनल में से प्रिमिटिव बॉडी, ऑर्थोरोम्बिक में चारों बन सकता है, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ प्रिमिटिव बनता है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड बनता है। ये याद रखना है, और हमको याद रखना है इनके एक्सियल्स डिस्टेंस और एक्सियल एंगल्स। ये हमें जरूर याद रखना है क्योंकि यही मेनली हो सकता है, कभी कभार वैसे बोर्ड में पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है। तो अगर याद कर ले तो बच्चों तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, कि बोर्ड में सब कुछ है। ये देखिए सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए, कितना अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स है। प्रिमिटिव ऐसा होगा, ठीक है, बॉडी ऐसा होगा, फेस ऐसा होगा। फिर उसके बाद देखिए प्रिमिटिव एंड सब में कैसे कैसे वेरिएशन दिख रहे हैं। अब आपको क्या समझना है, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि सारे मतलब ये जो सेल्स हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो मुझे जहां तक याद है कि बहुत सारे बच्चों ने नंबर ऑफ एटम्स पहले ही पढ़ लिया है, जो मेरा पहला वाला नोट था, बट जितनों ने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए एक ही चीज बोलूंगा कि भैया प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ, सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ, आपको ये पता करना है बस खाली किसका किसका रिलेशन हो रहा है। तो जरा ध्यान से आप देखिए, कॉर्नर्स पे अगर कोई आपसे पूछ ले इस कॉर्नर्स पे इस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो आप कितना बोलोगे? आप सोच के बताइए, सारे बच्चे से पूछ रहा हूं, कितना होगा कंट्रीब्यूशन? तो 1/8। तो 1/8 इसका कंट्रीब्यूशन हो गया भैया, 1/8 इसका भी कंट्रीब्यूशन हो गया,
1/8 इसका भी कंट्रीब्यूशन हो गया, 1/8 इसका भी कंट्रीब्यूशन हो गया, 1/8 इसका, मतलब सबका 1/8 अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप खुद सोचिए ना कि बेटा अगर 1/8 सबका कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो मतलब ओवरऑल 8 एटम है तो कितने एटम उसके लिए बनेंगे? एक। ठीक है। और अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की तो देखो 1/8 इंटू 1/8 तो समझ में आ रहा है, एक बिल्कुल बीच में, तो क्या इसका कोई हिस्सा है? नहीं, ये तो खड़े अकेले 1 है। तो मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस 1 अगर हम कर दे तो हमको पता चलेगा नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर में कितने होंगे। तो कितने आ रहे हैं देखो 2, साफ साफ यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, हमें परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बट फिर भी कुछ बच्चे अगर परेशान हो रहे तो उनको मैं बता दूं कि ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं फेस सेंटर्ड की तो सारे बच्चे देखिए फेस सेंटर्ड में साफ साफ ये बताया हुआ है, ये हिस्सा इसीलिए दिखाया हुआ है कि फेस सेंटर्ड में ये जो फेस पे रखा हुआ एटम है ना, फेस पे रखा हुआ एटम, इसका दो हिस्सा होता है। पूछे क्या क्या? ये देखिए साफ साफ बना हुआ, आधा हिस्सा अंदर, आधा हिस्सा दूसरे वाले क्यूबिक यूनिट सेल में जाएगा। तो मतलब आधा हिस्सा इससे फेस वाला पार्टिसिपेट हो रहा है। तो 6 ऐसे फेसेस हैं, आधे आधे पार्टिसिपेट हो रहे, तो कितने एटम हो गए? 3, और एक तो कॉर्नर पे था पूरा, तो टोटल कितने एटम हो गए? 4 एटम। ठीक है, तो ये बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी आई थिंक। ठीक है, ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे हमारा है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो देखिए ये पैकिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और मेरे हिसाब से तो सारे बच्चों को ये चीजें आनी भी चाहिए, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को और ज्यादा प्रॉपर वे में बताना चाहूंगा। जैसे पैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी सॉलिड अरेंज हो रहा है तो भैया वो कैसे अरेंज होगा। जनरल जो पैकिंग होती है ना सॉलिड की, वो तो होती है 3D में, बट क्यों ना हम पूरे बेसिक्स जान लें कि भैया क्या क्या होता है। देखिए अगर मैं बात करूं 1D, मतलब एक ही रो या तो एक ही कॉलम होगा, तो देखिए यहाँ पे कैसे बताया हुआ है, ये रो में बताया हुआ है। कैसे बताया हुआ? पूरा रो में। तो रो में जब होंगे ना तो एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कहता क्या है कि जितने भी नियरेस्ट नेबर एटम है, नियरेस्ट नेबर एटम जो उससे टच हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन। कितने टच है भैया? 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर मान लो आपसे कोई कह दे 2D, तो 2D जनरली दो तरह से होता है, एक होता है ए टाइप। अब ए टाइप होता क्या है? जैसे एक रो बना हुआ ना, पहला वाला रो, अगर उसी के जैसा, मेरी बात समझिएगा, एक रो जैसा बना हुआ है वैसे ही अगर आपका दूसरा रो भी हो, तीसरा रो भी हो, चौथा रो भी हो, तो उसको हम बोलते हैं ए टाइप। तो ए टाइप में अगर आपसे कोई बोले ना कि इसका ये बताओ भैया कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, आप खुद देखो कोई भी एक एटम, ऐसा नहीं इसी को चूज करो, मैं कह रहा हूं इसको हमने चूज कर लिया। तो कौन कौन सा एटम टच कर रहे हैं? एक ही एटम टच कर रहा है इसको, एक ये एटम इसको टच कर रहा है, एक ये एटम इसको टच कर रहा है, एक ये एटम इसको टच कर रहा है। 4 ही एटम तो टच कर पा रहे हैं। और ये इसको टच कर पा रहा है? नहीं, ये तो इसको टच ही नहीं कर पा रहा ना। ये टच कहां कर पा रहा है? ये टच कर पा रहा है? नहीं, ये टच नहीं कर पा रहा उस बीच वाले एटम को। तो बात समझिएगा, अब ऐसा नहीं कि सबको देखने लगिएगा। तो ओवरऑल ए टाइप के 2D पैकिंग में जनरली क्या होता है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है वो बताता है 4। तो इसीलिए हम लोग इसको एक और नाम दे दिए, क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट अगर जैसा पहला रो है, ध्यान से देखिएगा, जैसा पहला रो है बच्चों, अगर वैसा ही हम दूसरा रो ना अरेंज कराएं, अरे चल जा मेरे भाई, तो ये था हाथ। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, आपको अलग अलग दिख रहे होंगे। अब तीसरा वाला देखिए, जैसा ये पहला वाला अरेंज था ना, वैसे दूसरे वाले को भी अरेंज कर दिया गया। फिर चौथा वाला बिल्कुल जैसे दूसरा वाला बी था वैसे इसको अरेंज कर दिया गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी टाइप। अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप सही से समझना चाहेंगे तो एक बार इसका ध्यान से इस इमेज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, सारे बच्चे देखिए, यहाँ पे कैसा आपको इमेज बना के दिखाया हुआ है। इस आइटम को इसने टच किया, अब देखिए कितने कोऑर्डिनेशन, कौन कौन इसको टच कर रहा है? ये तो टच ही कर रहा है भैया, साफ साफ दिख रहा है। मैं ये आइटम टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच ही कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी, सब तो टच ही करना है। तो अगर टच कर रहे तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएगा? 6। ये याद रखना। तो अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 बता रहा तो आपको याद क्या रखना है? इनको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट टर्म जो हमारा आता है वो हमारा क्या आता है? 3D में। देखिए 3D में जो आपके सिलेबस में दिया, मैं पहले आपको ये बता दूं, और जो सिलेबस में दिया मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो पहला होता है ए टाइप। अब ये ए टाइप है क्या, पहले इसको समझते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ए टाइप मतलब जैसा पहला वाला स्क्वायर रखा हुआ, दूसरा वाला रो भी बिल्कुल इसी तरह से रखा हो, तो उस वक्त जो पैकिंग होगी उसको हम लोग बोलेंगे ए टाइप। मैं आपको पहले बता भी दूं कि ऐसे ए टाइप का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ना, वो आता है 6। ये रट्टा मान लीजिए, आपके काम आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 6।
अगर यही मान लो पहला वाला जो रो था ए का, दूसरा वाला थोड़ा सा दूसरे तरीके से रख दिया, फिर तीसरा वाला ए जैसा रख दिया, फिर चौथा वाला इसके जैसा रख दिया, तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप। रो की बात करो, पूरा रो कॉलम जो बना हुआ था 2D में, रखा कुछ नहीं है, यही टाइप का ये भी है, लेकिन रखा कहीं दूसरी जगह पे। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग का एबीबी टाइप है, याद रखिएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का अगर एबीबी टाइप होगा तो वो बॉडी सेंटर्ड होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 8। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। अब आता है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं पहले बता दूं, ये दो तरह से होते हैं। एक होता है एबीबी टाइप, मतलब उसमें भी कई बच्चे ये कह रहे हैं सर एबीबी टाइप तो आप पहले से बता चुके हैं। नहीं, जो पहला रो है ना हमारा, अब इसको समझिएगा, मतलब हम ये कह रहे हैं पहला जो हमारा रो कॉलम बन के से बॉक्स तैयार हुआ था ना, ये एबीबी टाइप पहले से है। और इस पे जो हम रख रहे हैं एटम, जैसे ये एबीबी टाइप का 2D बना हुआ था, दूसरा वाला जो हम रख रहे हैं ना, पूरा एक कह सकते हो गत्ता रख रहे हैं, वो गत्ता बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे ना रखा के उसके खाली जगहों पे अगर रखाने लगे, उसके खाली जगहों पे अगर रखाने लगे तो बी है। तीसरा वाला फिर से यहीं पे रखाने लगा, चौथा वाला फिर से यहाँ पे रखाने लगा, तो इनको बोलते हैं हम लोग एबी टाइप। अब इसको अगर आप सारे बच्चे समझना चाहते हो तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप इस डायग्राम को ढंग से देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम ही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो ए है ना, याद रखिएगा, ये 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है एबी, और बी जो है वो खाली जगहों पे रखा रहा है, बस कहां रखा रहा है, खाली जगहों पे, ठीक है। और फिर से ए वाला अगर मान लो रिपीट हो गया, इस वाले को देखिए, इस वाले डायग्राम को, फिर से बी वाला रिपीट हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एबी टाइप। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही कहलाता है। इसका मतलब क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अब क्योंकि जब आप भरते हो तो आपको पता होगा कि भैया मान लो ये आइटम रखे हुए हैं, कोई बात नहीं, ये 3D में हम लोग समझ लेते हैं, और इनके बीच में जो स्पेस है वो फिर से हम 3D में इसके ऊपर रख रहे हैं। तो जब आप ऐसे आइटम रखोगे ना, आपको एक और चीज पता चलेगा, भैया यहाँ पे भी गैप बन जा रहा है, यहाँ पे भी गैप बन जा रहा है, यहाँ पर भी गैप बन जा रहा है। तो ये जो गैप है, इनको फिल अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आप फिर से अलग तरीके का अरेंजमेंट रखोगे। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एबीसी टाइप। एबीसी और एबीबी टाइप में फर्क पहले समझा दूं। एबीबी टाइप को मैं अपने हिसाब से नाम दूंगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बट एबीसी टाइप को मैं क्या नाम दूंगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, या एफसीसी या सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकता हूं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों अलग अलग हैं। एबीसी टाइप क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वैसे क्या आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट टर्म आता है क्या, ये देखिए, जब रखा गया ना तो आपको दिख रहा होगा, अरेंजमेंट जब रखा गया तो भैया पहली बार में ना एक वॉइड बना, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। देखिए ये सारा भरा रहा है जब, तो आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला जो भराया, ऊपर वाला जो भराया, अच्छा, इनको भराने के बाद जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर आप फिर से फिलिंग कर दो, जैसे मान लो आप यहाँ पे भर रहे हो एटम, ऐसे समझिएगा, यहाँ पे आपने एटम भर दिया, फिर आपने यहाँ पे भी एटम आपने भर दिया, यहाँ पे भी आपने एटम भर दिया। ध्यान से देखो, ऐसे मान लो नीचे 5 और 6 अगर करता मैं, तो कुछ इस तरह से बनता, यहाँ पे भी स्पेस, तो इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो साफ साफ दे दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि नीचे वाला जब आप भर रहे थे तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये 3 देखो, 3 बना हुआ है, 3D में है, और नीचे एक चौथा होगा, उसको भरने के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया, और इसको भरने के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहे हैं। शायद इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। कई बच्चे पूछेंगे सर ये वॉइड क्या है, तो देखिए वॉइड बोलता है खाली जगह, खाली जगह जो बन जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड। जब भी 4 स्फीयर से कोई भी चीज घिरा हो तो टेट्रा, 6 से घिरा हो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टा। 3D में 6 वाले को ही ऑक्टा बोलते हैं। कई बच्चे 8 सोच रहे होंगे, तो मैं पहले बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए ना मैं छोटी सी चीजें सारे बच्चों को पहले समझा दूं। देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड ना डबल होता है सीसीपी, एफसीसी, ठीक है, या एचसीपी का। जैसे अगर मान लो इनकी वैल्यू 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और वहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू जितनी इनकी वैल्यू आ रही है वही सेम टू सेम आएगी। तो मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, डबल ऑफ सीसीपी या एचसीपी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, या एफसीसी, ठीक है, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी, इनका क्या होगा, दुगना होगा। अब फॉर्मूला बनाने की बारी आई, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट भी करता हूं। कह रहा है कंपाउंड है, ठीक है, जो फॉर्म हो रहा है 2 एलिमेंट से, कौन कौन, एक्स और वाई। एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई मेक सीसीपी, वाई क्या बना रहा है भैया, सीसीपी, चलो अच्छी बात है। और मोस्ट
ऑफ दीज एलिमेंट, ठीक है, एक्स ऑक्युपाई एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यानी एक्स कहां पे ऑक्टाहेड्रल, तो देखिए वाई है बेटा सीसीपी पे, सीसीपी को अगर आप 1 मानते हो तो एक्स ऑक्टाहेड्रल है वो भी कितना हो जाएगा 1, यानी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा एक्स वाई। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें बोल रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म एचसीपी, देखो पहले समझिएगा बी फॉर्म कर रहा है एचसीपी और ए जो है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, देखिए बी अगर 1 है तो ए कितना होना चाहिए था 2, टेट्राहेड्रल बोल दिया, लेकिन वो बोल रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड पूरा नहीं, उसका 2/3, तो अगर हम 2/3 करेंगे तो आप खुद बताइए बेटा ये कितना आ जाएगा 4/3 और बी कितना आ जाएगा 1। कितने बच्चों ने ऐसा नाम सुना है कि कोई भी एटम 1 हो सकता है 2 हो सकता है, ठीक है वो तो सही है, लेकिन 1/2 1/3 ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये 3 हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है भैया, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना। जब हमने इनको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फॉर्मूला बन गया A4B3, देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर आप ये बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, तो मैं आपको पहले एक शब्द में बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ना इतना लंबा चौड़ा, इसको एक शब्द में बता रहा हूं, मैं बात करूंगा टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होगा, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है डायगोनल, दिख रहा है सारे बच्चों को, तो ये डायगोनल जैसे मान लीजिए एक क्यूब बना हुआ है, ऐसे समझा रहा हूं आपको, मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, क्यूब मान लो मैंने बनाया, क्यूब तो बना हुआ दिख रहा होगा सारे बच्चों को, ओके। अरे यार ये पेन भी सही से काम नहीं कर रहा ना, ओके बन गया। अब आप कोई भी डायगोनल उठा लीजिए, जैसे आप ये डायगोनल उठा सकते हैं, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इस डायगोनल पे कहां कहां होगा ये याद रखिएगा। एक होगा जैसे आधा पोर्शन अगर ये है, मान लीजिए ये हाफ पोर्शन है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, फिर से बनाते हैं हम लोग, इसमें आपने मान लीजिए यहां से डायगोनल उठाया और यहां तक आके मिला दिया, मैं कह रहा हूं ये अगर आधा हिस्सा है तो इस आधे हिस्से के आधे हिस्से में और इस आधे हिस्से के आधे हिस्से में यहाँ पे इन दो जगहों पे क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी ऐसे आपको 4 डायगोनल दिखेंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरली कहां पे होता है, सारे बच्चों को याद रहना चाहिए, वो होता है डायगोनल के हाफ सेंटर्स पे, डायगोनल के हाफ सेंटर्स पे, तो यही टर्म्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये कारण क्या है, देखिए 8 एटम तो नॉर्मल आ जाते हैं एफसीसी या एचसीपी में, एफसीसी में कैसे, एक डायगोनल पे बेटा 2 होंगे अगर टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 डायगोनल कितने आ गए 8, और वैसे आप एफसीसी का हमको नंबर ऑफ एटम बताइए उसमें कितने होते हैं भैया 4, तो ऑटोमेटिकली देख के पता चल जा रहा है कि भैया डबल होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, तो यार देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह पे होता है, पूछिए कहां का, एक तो आप सारे बच्चों को दिख रहा होगा ये होगा, एक मिनट बना नहीं है क्या सही से, डायग्राम तो ठीक ठाक लग रहा है, हाँ नहीं ठीक ही है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह पे होता है, पूछिए कहां कहां पे, एक होता है एज के सेंटर पे, एज के सेंटर पे, और एक होता है बिल्कुल बॉडी सेंटर पे, कहां होगा बॉडी सेंटर पे, अगर एफसीसी अरेंजमेंट है तब। अब सारे बच्चों को याद रहना चाहिए, कोई भी अगर एज सेंटर बोल देना तो याद रखिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, ऐसे कितने एज है टोटल 12 एज, यानी इनका कंट्रीब्यूशन हो गया कितने एटम है 3, एक तो बॉडी सेंटर पे रखा हुआ बिल्कुल बीचों बीच, तो वो और एज सेंटर्स का मिला के टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं आपको सोच के बताइए 4, तो देखिए एफसीसी में भी बेटा 4 होते हैं, इसमें भी 4 आए, लेकिन टेट्राहेड्रल में कितने आ गए थे 8, यानी इसी वजह से आप वो नियम जो बना भी रहे हो वो भी फॉलो नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे पूरा बना के सॉल्व करके पूरा एक एक चीज बताया हुआ है, बट मैंने कोशिश की थी कि आपको सबको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। अब छोटे टर्म्स पे हम लोग डायरेक्टली आते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी से पहले मैं आप सारे बच्चों को एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपको रिलेशन पहले आता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको मान लिया रिलेशन किसी रीजन से नहीं आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं क्यों हम लोग परेशान हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लैंक हो गया मुझे लग रहा है, ये आ ही जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्या सिंपल क्यूबिकल सेल, तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो सीसीपी दे दिया है, एफसीसी दे दिया है, तो एफसीसी में फेस सेंटर्ड है, तो चाहे भैया आप ये वाला फेस सेंटर्ड लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप यहाँ वाला, ये मुझे लगता है कलर बदलना पड़ेगा, मैं कलर ले ले रहा हूँ इस वक्त फ्री,
ठीक है। अब देखिए, चाहे आप यहाँ पे ले लीजिए तो ज्यादा ही मोटा हो गया क्या? मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अभी सही, अभी सही। तो ये या फेस ले लीजिए, कोई भी फेस एक ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो बस कहना क्या है कि ये जो फेस के सेंटर्ड है, फेस के सेंटर्ड पोजीशन से आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश की। तो पहला सवाल कि भैया अगर फेस पे लेना है तो उसका एज लेंथ रिलेशन भी बताना पड़ेगा। कारण ये क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, तो कितने एटम्स है भैया? 4। ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो दिक्कत ये है, ये होता है ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है ए क्यूब, और ए और यहाँ तो आर रहेगा, तो रिलेशन नहीं निकालेंगे तो नीचे ए क्यूब और ऊपर आर, तो सॉल्व कहां से कर पाएंगे। इसीलिए मुझे ए और आर के बीच में रिलेशन निकालना, तो मैंने इसका सहारा लिया। कोई भी एक ले सकते हैं, आप इसको भी डायगोनली मान सकते हैं भैया, मैंने फोर्स नहीं किया है। बस आपको समझना क्या है, थोड़ी सी बातें आपको समझ लेनी अच्छे से। अगर आप वो सारे छोटे से टर्म समझ जाएंगे तो थोड़ा इजी पड़ेगा मुझे। तो मैंने कहा भैया ये मान लीजिए एक क्या है, एटम है कॉर्नर साइड में। अगर ये यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ एटम है, यहाँ कॉर्नर पे, ये बीच में फेस सेंटर्ड वाला, तो आप तीनों को लेके चलो तो डायगोनल लोगे। तो आप खुद सोचो, क्या ये डायगोनल देखो, यहां देखो ये एक एज लेंथ है, ये एक एज लेंथ है। तो आपके हिसाब से आप खुद सोचिए एक बार बेटा कि अगर ये दोनों एज लेंथ हैं तो मुझे खुद सोचकर बताइए आप, कैसा लिखा रहा है, मोटा लिखा रहा है क्या? ठीक तो है। तो आप मुझे खुद सोच के बताइए, ये एज अ पाइथागोरस नहीं बिहेव कर रहा है? डेफिनेटली बिहेव कर रहा है। तो अगर ये एज अ पाइथागोरस बिहेव कर रहा है तो ये हाइट होगा और ये बेस होगा। फॉर्मूला लगा दिया ना पाइथागोरस वाला, देखिए। तो वहां से ये जो साइड था, मतलब डायगोनल था, उसका हमको वैल्यू मिल गया √2a। ठीक है, तो √2a मिल गया। √2a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, √2a इज इक्वल टू 4r। कैसे 4r भैया? आधा रेडियस इसका ए वाले का, बी वाले का पूरा रेडियस 2r और इसका आधा रेडियस। तो आप जोड़िए, r प्लस 2r प्लस r कितना है? 4r नहीं है, तो ये 4r इक्वल टू √2a हो गया। अब आपको a रखना है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/√2r हो गया। निकालेंगे वैल्यू तो बेटा 2√2r आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको वैल्यू रखेंगे, यही एग्जैक्ट परसेंटेज आएगा। अगर आप सारी वैल्यू एग्जैक्ट रखते हैं तभी ऐसा हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है हम लोग बॉडी सेंटर। तो देखिए बॉडी सेंटर का डायग्राम भी बहुत अच्छा खासा बनाया हुआ है, बहुत सही तरीके से बनाया मुझे लगता है। इसमें सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में मेंशन है। मैं चाहूंगा कि आप इसको समझिए भी। यहाँ पे देखिए ये कहां ज्यादा पीछे से लिया हुआ है आगे की तरफ। अब आप खुद समझिए, अगर आप पीछे से आगे की तरफ पूरा एटम ले रहे हैं तो इसका डायगोनल आप कुछ कैसे बनाएंगे। एक ये लाइन यहां से आपने लिया, ठीक है, ये लाइन जोड़ा और इसको, तो ये क्या है, ये फेस सेंटर्ड है। फिर से ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, फेस सेंटर्ड। तो अगर ये फेस सेंटर्ड है तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है √2a है। ये हमारा एज लेंथ है, ये फिर से क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस 90 डिग्री है, देखिए ध्यान से। तो हाइपोटेनियस, तो फिर से क्या करना, √2a स्क्वायर का सम, a स्क्वायर का सम। वहां से हमारी वैल्यू आ गई √3a। अच्छा ये आपसे कोई पूछे इसका रेडियस बताइए, तो ये आधा r, ये पूरा 2r और ये हमारा क्या है r। तो सारे बच्चे आपको सोच के बताइए कि अगर ये आधा r है, ठीक, ये 2r है और ये हमारा r है, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4r। वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4r। तो 4r इज इक्वल टू √3, वैल्यू रखेंगे तो √3/4a आ जाएगा। यही आपको यहां रखना है। अब a रखेंगे तो 4/√3 आ जाएगा, रखेंगे तो परसेंटेज आपका जाएगा 68%। काम खत्म, कुछ नहीं सोचना सर। अब सिंपल की बात करें, अच्छा सिंपल में हम डायगोनल क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसमें तो कॉर्नर्स बस खाली लेते हैं ना। कॉर्नर्स की बात करेंगे हम लोग। जब कॉर्नर्स की बात करेंगे, कोई भी कॉर्नर उठा लीजिए, दो अगल बगल वाले, तो वहां से दो एटम है जिनका आधा आधा रेडियस है, r प्लस r है। कितना r प्लस r है इनका कि नहीं है, और ये एज लेंथ के बराबर है। तो यानी कितना आ गया हमारा भैया, a इज इक्वल टू आ गया 2r। आया कि नहीं है? बस अब यही करना है हमको, a इज इक्वल टू 2r या वही वैल्यू हमको वहां पे क्या करनी, चिपका देनी है। उससे हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी जाएगा वो कितना है, 52.4%। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा डेंसिटी वाला रिलेशन है। तो देखो अगर आपको ये पता करना है कि भैया इसका फॉर्मूला ये आया कहां से, मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा बेटा,
प्लीज पुराने वाले वीडियो देख लो, पूरा अच्छे से मेंशन किया, बट फिर भी अगर आप जानना ही चाहते हो तो मैं आपको खुद एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सारे बच्चे मुझे बताइए, मास बाय वॉल्यूम। एक तो इसमें मेरा हाथ भी लग जा रहा है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ये मास बाय वॉल्यूम है क्या, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जस्ट अ सेकंड बेटा, यूनिट सेल लिखा तो रहा है यहां से सही, लेकिन जब मैं वैसे ले रहा हूं तो कुछ दिखाई नहीं रहा है। मुझे लगता है इसका निब ना सही से टच नहीं है। ओके, तो आपको क्या बात समझना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये देखिए फिर से वही दिक्कत होने लगा यार, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल। सारे बच्चे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो तुरंत निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, ए क्यूब नीचे है भी, लेकिन सवाल यह आता है मास ऑफ यूनिट सेल कितना होगा। तो मैं आपको खुद बता दूं, मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब है भैया जितने नंबर ऑफ एटम है इनटू मास ऑफ एटम, वन एटम। ये मास ऑफ एटम कितना होगा आप सोच के बताइए। तो मास ऑफ एटम जनरली जो होगा ना वो होगा आपका मोलर मास विद रिस्पेक्ट टू एवोगाड्रो नंबर। ये कैसे आया मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ सारे बच्चों को, ये मास अपॉन एवोगाड्रो। अच्छा ये बताइए, मास गिवन अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल होता है, 2 मोल भी हो सकता है, 3 मोल भी हो सकता है, इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए दोनों एक ही अमाउंट में एटम है, एक एटम यहाँ पे तो एक मास उसका होगा, तो नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर नहीं लिख सकते हैं। ये एटम है, मान लो 1 एटम, ये क्या है हमारा 1 एटम, और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, तो 1 एटम को 1 भी लिख सकते हो आप। तो मास ऑफ एटम कितना आएगा आपको सोचिए, ये इधर चला गया, तो मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर नहीं है। देखिए वही चीज यहाँ पे पुट भी किया, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आइए सारे न्यूमेरिकल्स को देखने की कोशिश करते हैं, शायद समझ ही जाए हम। देखिए क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि एन एलिमेंट, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसका वो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल है, ये तो पता चल गया हमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमसे ये बोल रहा है कि उसका सेल एज लेंथ कितना है, पिकोमीटर। देखिए मैं पहले सारे बच्चों को एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, ठीक है, सारे बच्चों को मैं एक छोटा सा सजेशन देना कि अगर भैया कभी भी पिकोमीटर में दिया है तो सबसे पहले आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि डेंसिटी हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही दी होती है। सेंटीमीटर में आपने चेंज कर लिया, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद आप उसने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है। फिर आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी एटम्स, आपको निकालना है क्या, मेरी बात समझिएगा, आपको निकालना है एटम्स, ठीक है। आप एटम्स निकालेंगे कैसे, तो पहले वॉल्यूम निकालिए, डेंसिटी आपको पता है, ठीक है, और आपको मास भी दिया गया 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, कितने होंगे 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। आपको डेंसिटी गिवन है जब पहले से, तो क्या आप इसका वॉल्यूम उस वक्त का नहीं निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। अब आप मेरी एक बात समझिएगा, 28.8 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है 208 ग्राम में, कितना आ रहा है 208 ग्राम में, और अगर 208 ग्राम में इतना आ रहा है तो आप खुद सोचिए कि इतने वॉल्यूम में कितना आएगा। तो इतने वॉल्यूम में जितना भी आया वही हो जाएगा आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, हमने यहाँ पे वो वैल्यू रख दिया। अब आप मेरी बात समझिएगा, ये जितने नंबर ऑफ आ रहे हैं यूनिट सेल ना, हमको क्या करना है, उसको जस्ट डबल करना है। सारे बच्चे समझिएगा क्यों जस्ट डबल कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में जितने भी यहाँ पे दिए होंगे एटम, एक यूनिट सेल में उसका जस्ट डबल होता है। तो कितने यूनिट सेल हमारे आ गए, इतने, तो क्या हम वहां से निकाल नहीं सकते हैं। वॉल्यूम हमको गिवन है, मेरी बात समझिएगा, वॉल्यूम हमको गिवन है, इतना आया है, लेकिन वो बोल रहा है कि ना भैया नंबर ऑफ यूनिट सेल इस वॉल्यूम में टोटल कितने हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारा इतना गिवन है, और हमारा वैसे मास पे इतना आया है। तो अगर आप कंपेयर कर लें तो आप डायरेक्टली यूनिट सेल नहीं निकाल सकते हैं। दो अगर वॉल्यूम दिया हो कि हमारी वॉल्यूम इतनी ही है लेकिन हम आपको दे इतना रहे हैं, तो यूनिट सेल के बेसिस पे कंपेयर करके हम इसका यूनिट सेल निकाल लिए। जैसे हमारा यूनिट सेल आ गया, उसका जस्ट हमने डबल कर दिया, मेरा काम हो गया।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एक और क्वेश्चन है, वो डेंसिटी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड ही है। कह रहा है एक्सरे का डायफ्रैक्शन हो रहा है जिसमें कॉपर क्रिस्टलाइन हो रहा है एफसीसी में। तो पहले याद रखिए जब भी एफसीसी बोले तो Z की वैल्यू 4, बीसीसी बोले Z की वैल्यू 2, वो रखना है आपको, ठीक है। इसका एज लेंथ आपको दिया हुआ पहले ही इतना 3.608 इंटू 10 टू पावर शायद है, एक मिनट जस्ट सेकंड, शायद ये है 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपको गिवन है। फिर उसके बाद आपको डेंसिटी भी गिवन है। अब आपको निकालना है कैसे, एटॉमिक मास ही तो निकालना है। सोचिए आपने डेंसिटी पता है आपको, एवोगाड्रो नंबर पता है, ए क्यूब भी आप निकाल सकते हैं, ए गिवन है जब, ठीक है, और Z आपको पता है कितना है 4, तो आप रख के वहां पे उसका एटॉमिक मास निकाल लीजिए, ठीक है। होपफुली मुझे लगता है बच्चों ये बहुत टफ नहीं है, तो इसी के जैसा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी तो प्लीज ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इम्परफेक्शन। देखिए इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है, कमियां। मैं पहले आपको बता दूं सॉलिड स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि भैया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट हो रहा है वो हमेशा सही ही बने, गलत भी हो सकता है। तो बात को समझिएगा कि अगर वो सचमुच में गलत हो सकता है उस केसेस में हमको करना क्या है। तो अगर वो गलत होता है तो उसको कहते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट जनरली दो तरह के होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं मेरी बात समझिएगा। वो दो तरह के हो सकते हैं, पहला हो सकता है आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा हो सकता है आपका लाइन डिफेक्ट। जब भी कोई आपसे बोले पॉइंट डिफेक्ट तो आप सिंपली बोलेंगे कि अगर आइडियल अरेंजमेंट में कोई पॉइंट या कोई एटम इधर उधर भटक जाए, डेविएशन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन अगर पूरा एंटायर रो या एंटायर कॉलम ही गायब हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अच्छी बात यह लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एक ही चीज हमको पढ़ना है। अब मेरी बात समझिएगा, पॉइंट डिफेक्ट को जनरली कुछ हिस्सों में बांट दिया गया। वो कौन थे, स्टॉकमेट्रिक, नॉन स्टॉकमेट्रिक और इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट ये बोलता है जिसमें उसका स्टॉकमेट्री बिगड़े ना, मतलब जितने नंबर ऑफ कैटायन उतने नंबर ऑफ एनायन रहे उनको हम लोग बोलते हैं स्टॉकमेट्रिक डिफेक्ट। जनरली इनका जो डिवीजन होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आप नॉन आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ोगे तो वो कौन होता है, एक होता है वैकेंसी, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरस्टिशियल। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है भैया, देखिए अब इसका डायग्राम आप जरूर देखिए, आपको ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैकेंसी डिफेक्ट में साफ साफ बताया हुआ है कि भैया कुछ एटम्स यहां से क्या हो जा रहा है, मिसिंग। आपको सोचिए अगर कुछ एटम्स मिसिंग हो जा रहे हैं बच्चों, तो क्या इनकी डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा भैया, डेंसिटी इनकी चेंज होगी और कम हो जाएगी। तो ये क्या है हमारा वैकेंसी डिफेक्ट। अगर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में कोई हमसे कहे तो देखिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का डायग्राम है। जितने नंबर ऑफ एटम थे ठीक थे, एक बीच में आ गए दो बाहर से, तो क्योंकि बाहर से आ जा रहे हैं ना एटम, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइड्स पे जो खाली जगह वहां पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैंकल, ठीक है, और फ्रैंकल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है स्कॉटकी। पहले इसको थोड़ा अच्छे से ना हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू समझे तो शायद हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है, एक कैटायन, फ्रैंकल डिफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक कैटायन गायब हो गया है। अब ढूंढिए कहां से, यहां से, क्योंकि कैटायन की साइज छोटी होती है, आप देख भी रहे हैं, तो वो यहां पे आके शिफ्ट हो गया। आप खुद सोचिए, सिर्फ डिफेक्ट कैसा है, अपने पोजीशन से कहीं और खिसक गया है। तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। ये जनरली आयनिक के लिए होता है। लेकिन मुद्दा क्या है कि अगर ये डिफेक्ट हो रहा है तो क्या इनके साइज पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ इधर उधर खिसका है। लेकिन स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक कैटायन, सॉरी एक एनायन और एक कैटायन मिसिंग है। तो अगर एनायन कैटायन मिसिंग है इक्वल अमाउंट में तो स्टॉकमेट्रिक तो बिगड़ी नहीं। लेकिन हुआ क्या, आप मेरी बात समझिएगा बच्चों, हुआ क्या, इनकी डेंसिटी घटने लगी। क्यों घटने लगी, आई थिंक आप समझदार हो, समझ गए होंगे क्यों। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो प्लीज ये याद रख लो। फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म हमारा है क्या वो भी समझ लेते हैं। एग्जांपल्स की बारी थी, एग्जांपल बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, तो कोई आपसे पूछ भी दे सकता है कि भैया ये बताओ फ्रैंकल डिफेक्ट का कोई एग्जांपल दो, तो ये दे देना आप, ठीक है, रट्टा मारना है, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट का ये, अब कोई पूछ भी सकता है ऐसा कौन, देखिए यहाँ पे AgBr ना दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी AgBr है और वहां पर भी AgBr है। तो यही एक ऐसा कंपाउंड है जो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, स्कॉटकी और फ्रैंकल दोनों। अब नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखिए इम्प्योरिटी में नाम ही पड़ गया इम्प्योरिटी, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योर चीज जरूर मिला होगा। अब इम्प्योरिटी किस तरह की है ये भी हमको समझना है। तो होता क्या है,
NaCl तो बढ़िया से भैया तैयार है, लेकिन क्योंकि दोनों मॉल्टेन स्टेज में थे, तो मॉल्टेन स्टेज में होने की वजह से स्ट्रोंशियम के कुछ मॉलिक्यूल ना इसमें आ गए। क्या हुआ? स्ट्रोंशियम के कुछ मॉलिक्यूल इसमें आ गए। अब स्ट्रोंशियम का जब मॉलिक्यूल आ गया, मेरी बात समझिएगा बच्चों, स्ट्रोंशियम का जैसे ही कोई मॉलिक्यूल आ गया ना, तो होता क्या है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नया कंपाउंड आ गया। अब आप खुद समझिए, नया कंपाउंड आ गया तो क्या भैया इसको डिफेक्ट नहीं कहेंगे? डेफिनेटली इसको डिफेक्ट कहेंगे। और ये कैसा है? इसमें इंप्योरिटीज ऐड हुई है, तो इंप्योरिटीज ऐड हुई इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंप्योरिटी डिफेक्ट। सारे बच्चों को ये शायद क्लियर भी हो गया होगा। इसी के जैसा ही आप कह सकते हो जिसमें आयंस पे डिसलोकेशन हो, वो होता है नॉन स्टॉकमेटिक डिफेक्ट। इनमें कैटायन और आयन दोनों बराबर नहीं होता पहली चीज, यानी इनका स्टॉकमेटिक पक्का डिस्टर्ब होता है। कुछ ऐसे यहाँ देखिए साफ साफ लिखा भी हुआ है कि हाउएवर लार्ज नंबर ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड, जिनके रेशियो जो होते हैं वो कुछ ऐसे, वो लंबा चौड़ा लिखा है, मैं कोई बात नहीं, मैं इसको डायरेक्ट मुद्दे पे बताता हूँ। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एक आता है नॉन स्टॉकमेटिक डिफेक्ट, और एक होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब मैं बोलूंगा ना, तो दो तरह से हो सकता है, एक एनायनिक वैकेंसीज की वजह से, एक एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से। तो पहले हम लोग समझते हैं एनायनिक वैकेंसीज क्या होती है, तो पहले उसके लिए हमको डायग्राम देखना बहुत जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एनायन ना मिस हो गए, एक एनायन मिस हो गया। अच्छा, जब एनायन मिस हुआ ना, तो हमको याद रहना चाहिए कि कोई भी सॉलिड है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि चार्ज भी बैलेंस नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पे लाके क्या रख दिया भैया? इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा, बाहर से कोई भी लाइट आएगी, ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कलर शो करेगा। ये कलर शो होने के पीछे जो कारण है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन बस खाली लाइट एब्जॉर्ब किया। बट आपको एक और चीज याद रखना है, जो आपको बोलना भी है, कि जब किसी एनायन की जगह कौन ले ले? इलेक्ट्रॉन। जब किसी एनायन की जगह कौन ले ले? इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। ऐसे ही ZnO में भी होता है, जैसे जिंक के बहुत सारे ऐसे आयन हैं, इसलिए यहाँ पे Zn 1+X लिखा हुआ, देखिए ध्यान से। 1+X का मतलब कुछ एक्स्ट्रा जिंक के आयन आ गए हैं। जब जिंक के भी मान लो एक्स्ट्रा आयन हो गए होंगे, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन तो आएगा ना बैलेंस करने के लिए। फिर इसी इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से बेटा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ही ये भी कलर शो करता है। ऐसा नहीं है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट सिर्फ एफ सेंटर की वजह से होता है, मतलब कलर वाला, वो इलेक्ट्रॉन किसी में भी आ जाए वो कलर शो करेंगे। फिर आता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखिए मेरी बात समझिएगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में बस इतना है कि मेटल्स कम हो जाए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया अगर मेटल्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो था बैलेंस करने के लिए, इसमें क्या होगा? तो ऐसे ही मेटल लिए जाते हैं, मेरी बात समझिएगा, ऐसे ही मेटल लिए जाते हैं जो अपनी वैलेंसीज क्या कर सके? चेंज कर सके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने Fe+2O लिखा, Fe+2O लिखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरी बात समझिएगा, Fe+2 मान लीजिए यहाँ से एक मिस हो गया, एक नहीं, चलिए हम एक काम करते हैं, 2 2 4 2 6, नहीं अभी नहीं होगा, और एक और Fe+2 बना लेते हैं, Fe+2O, Fe+2O, -2 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 को गायब कर देते हैं, ठीक है, 2 के हम यहाँ से 3 को गायब कर देते हैं, ठीक है, 3 Fe+2 यहाँ से गायब हो गए, ठीक है। तो अगर ये गायब हो गए हैं तो होगा क्या? इन Fe+2 की जगह कौन आ सकता है? मेरी बात समझिएगा, कौन आ सकता है भैया? यहाँ पे आ गया Fe+3, दो 2 4 2 6 और 2 12। तो क्योंकि आप एक बात समझिएगा कि यहां से कुछ गायब हो रहे हैं, कुछ आ जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कुछ गायब हो रहे हैं, कुछ आ जा रहे हैं। अभी 2 2 4 2 6 12 हो गए थे, ठीक है। और यहां से एक मिनट, सॉरी, ये अभी नहीं रहेगा, यहाँ पे एक Fe+2 था ना पहले से, तो Fe+2 रहेगा, एक Fe+2, ये तो 2 ही रहेगा ना, तो यहाँ से एक Fe+ गायब है, मेरी बात समझिएगा, Fe+2 यहाँ से गायब है, और टोटल नंबर ऑफ कैटायन मतलब जो है वो एक मिसिंग है। कैसे? देखिए, एक कैटायन, 2 कैटायन, 3 4 5, 5 ही है, एक मिसिंग है। लेकिन चार्ज देखते हैं, 2 2 4, ठीक है, 2 6 और 6 6 12, माइनस पे भी उतना है, -12 है, इस पे +12 है, यानी चार्ज तो बैलेंस है, लेकिन एक यहाँ से Fe क्या है? मिसिंग है। तो इसी को हम बोलते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सारे बच्चों को याद रखना है कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट सब पे नहीं हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है जिनकी वैलेंसीज इंटरचेंज होती हो। इसके बाद एक छोटा सा टर्म है बच्चों, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मैं पहले ही आपको बता दूं, आपको रेंज जरूर याद रखना है, ये बोर्ड में पूछा हुआ है,
इसलिए मैं सारे बच्चों को सजेशन दूंगा कि प्लीज आप रेंज जरूर याद रखिए। कट गए तो रेंज हम एक छोटा सा काम करते हैं, रेंज हमने इसको याद कर लिया कि भैया 10⁴ से 10⁷ तक होगा। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की तो 10⁻⁻20, देखो इतना कम रेंज है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है। बट इसमें तो फिर भी थोड़ी मोड़ी चांसेस है क्योंकि -6 से +4 तक है इसकी कनेक्टिविटी रेंज, तो इसमें कनेक्टिविटी होती भी है। यही टर्म यहाँ पे बताया भी हुआ है कि भैया इनमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और एक खाली वाला बैंड जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, मेरी बात समझिएगा, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ही नहीं है तो भैया इलेक्ट्रिसिटी खूब अच्छे से कंडक्ट होगा। लेकिन गैप खूब ज्यादा है जिसको फॉरबिडन जोन या लार्ज एनर्जी गैप भी बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। और थोड़ा मोड़ा गैप है तो हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी ऐड करने से इनके अंदर कंडक्टिविटी आ जाए। तो ये कंडक्ट करते हैं, ये तो पूरा करेंगे, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करेंगे चाहे जितनी कोशिशें कर लीजिए। तो अब ये कंडक्टिविटी आएगी कहां से, तो इसके लिए एक छोटा सा टर्म है जो आपके बुकों में बताया गया जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। देखिए डोपिंग क्या बोलता है कि एक सुटेबल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी ऐड की जाए जिसके वजह से उनके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो अब ये किस तरह से इंप्योरिटी बढ़ेगी तो ध्यान से देखना है हमको। ये नॉर्मल प्योर सिलिकॉन है, ये क्या है हमारा इधर वाला प्योर सिलिकॉन है। अब इस प्योर सिलिकॉन में हम क्या लिखे हैं, आर्सेनिक। याद रखिएगा आर्सेनिक के पास, ठीक है, आर्सेनिक के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसने 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लिए, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए छोटा सा बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे दिखाया भी हो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये फ्री है। तो जब किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाए ना तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप। लेकिन बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा 2-2 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, ये सिलिकॉन का ही इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का बचा जा रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव होल या नो इलेक्ट्रॉन जो अवेलेबल हो शेयरिंग के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, पी टाइप, क्योंकि वहां पे होल क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन। तो देखिए एप्लीकेशन तो मैं आपको बता दूं, जनरली ये आप लोग 12th में ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम का एक चैप्टर है फिजिक्स में, आप लोग बहुत डीप में पढ़ने वाले हो, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब में। बट यहाँ पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन जानना है कि भैया हाँ डायोड में यूज होता है, ट्रांजिस्टर्स में यूज होता है, और कहीं कहीं आप कह सकते हो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड बनाने में भी इनका यूज होता है। तो थोड़े थोड़े यूजेस तो होते ही हैं, लेकिन बहुत डीप में पढ़ना है तो प्लीज 12th में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तो डीप में पूरा बनता भी कैसे वो सब बताया हुआ है, पीएनपी, एनपीएन, ठीक है, 2-2 तरह के होते थे, ठीक है, तो वो सब कुछ आप पढ़ेंगे लेकिन 12th के फिजिक्स में। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए हर सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा इंसान होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बेटा कैसे बिहेव करता है, एज लाइक ए टाइनी मैग्नेट। अभी एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा है यानी इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से मूव करेंगे ना वहां पे डायरेक्शन आएगा स्पिन का। तो हो सकता है भैया वो एक्सिस पे ही मूव करे या न्यूक्लियस के इधर उधर मूव करे, कुछ भी मूव करे, बस क्या होना चाहिए भैया, मैग्नेटिक कैरेक्टर दिखना चाहिए। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर जनरली जब ऑब्जर्व किया गया ना तो मैग्नेटिक मूवमेंट या कई लोग बोहर मैग्नेट्रॉन के बेसिस पे भी निकालते हैं। मैं ये कहूंगा कि अलग अलग यूनिट जिस यूनिट से भी निकालो इससे मतलब नहीं है, बस यूनिट का पता होना चाहिए। तो बोहर मैग्नेट्रॉन या मैग्नेटिक मूवमेंट मेजर करने के लिए जो भी यूनिट तैयार हो, बस आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि हाँ ये वैल्यू आ रही है। तो उस बिहाफ पे उनको 5 कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन वो 5 कैटेगरी से मैग्नेटिक कैरेक्टर वाले? पहला था पैरामैग्नेटिक, नाम से लग रहा है पैरा, ठीक है, तो मतलब आधा दूरा। तो ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। किससे अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। जैसे ही मैग्नेटिज्म आप हटाओगे इनका मैग्नेटिक कैरेक्टर तुरंत खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है, इनको रट्टा मार लीजिएगा प्लीज, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट पे, फिर आता है डायमैग्नेटिज्म। तो देखिए वो वीकली अट्रैक्टेड होता था, ये वीकली रिपेल्ड होता है। अगर ये वीकली रिपेल्ड होता है तो वीकली मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये तब तक दिखेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड है, खत्म कुछ नहीं दिखेगा। इनके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इनके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं दिखता है। रिपल्शन वाले प्रॉपर्टी शायद दिख जाए लेकिन वैसे अट्रैक्शन वाले प्रॉपर्टीज नहीं दिखते हैं। फेरो, फेरी और एंटी फेरो के लिए मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इस डोमेन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फेरोमैग्नेटिज्म हमको क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये डोमेन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट है, सब अगर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो इनको हम लोग बोलेंगे फेरो। लेकिन एक ऊपर है
एक दूसरा उसको कैंसिल कर रहा है, फिर ऊपर, फिर एक कैंसिल कर रहा है, फिर एक ऊपर, फिर एक कैंसिल कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इनको हम लोग बोलते हैं एंटी फेरो। और अगर ऐसा हो कि एक अनइक्वल नंबर में ऊपर और नीचे एलिमेंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ हल्का फुल्का मूवमेंट कर रहा हो, तो इनको बोलते हैं हम लोग ये फेरी मैग्नेटिक। ये फेरी मैग्नेटिक के अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, इसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा, और इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी होगा। तो ये छोटी सी बात थी बच्चों, जो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद न्यू चैप्टर। बट अभी ये दो तरह के जो मैंने वीडियो बनाए, प्लीज आप लोग देखिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।